स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और जियो पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि कैसे इस रशिया यूक्रेन की पूरी क्राइसिस के दौरान यूएसए ने यूरोप को एक्सप्लॉइट किया है और इस पूरी क्राइसिस में जिस ब्लॉक का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो यूरोप ही है। इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि ईसीटी यानी एनर्जी चार्टर ट्रीटी क्या है और क्यों फ्रांस के साथ काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज इससे बाहर आ रहे हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फ्रांस कैसे नेट एनर्जी एक्सपोर्टर से एनर्जी इंपोर्टर बन गया है और क्यों वो यूएसए को लेके इस क्राइसिस में इतना क्रिटिकल है। एंड एट द एंड हम फ्रांस के सिनेरियो को यूरोप के साथ कनेक्ट करते हुए देखेंगे कि ट्रू सेंस में इस वॉर में सबसे ज़्यादा फायदा यूएसए को कैसे हो रहा है और क्यों यूरोप चाह कर भी यूएसए के इस ट्रैप से बाहर नहीं आ सकता। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। 21 सितंबर को फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एक कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिकन इकोनॉमी अपने फायदे के लिए डिसीजंस ले रही है, जिसकी वो इज्जत करते हैं, पर वो कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड दिखाता है, जिससे यूरोप को नेचुरल गैस के लिए हायर प्राइस पे करना पड़ रहा है। और दोस्तों, ये एक्विजिशन सिर्फ फ्रांस के द्वारा नहीं लगाए गए हैं, पर जर्मनी के इकोनॉमिक मिनिस्टर ने भी यूएसए को इस जरूरत के समय में हायर प्राइसेस चार्ज करने के लिए एक्यूज किया है। ये तो आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली रशिया ने यूरोप को गैस सप्लाई करने वाली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस की सप्लाई को रोक दिया है, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश एक एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। और ऐसे समय में यूएसए, जिसे यूरोप का सबसे बड़ा एलाई माना जाता है, वो यूरोप को एक बहुत ही सेल्फलेस हेल्प ऑफर करता है। यूएसए कहता है, आपको एलएनजी चाहिए ना, हम आपको दे सकते हैं, पर प्राइसेस आपको थोड़े से ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। नहीं, 10 से 20% नहीं, बल्कि 100 से 200% ज़्यादा। वो क्या है ना, हमें अपने प्रोडक्शन को इमरजेंसी बेसिस पे बढ़ाना पड़ेगा और अपने बहुत सारे प्लांट्स की कैपेसिटी को भी डिसाइडेड लिमिट से ज़्यादा करना होगा, तो उसके लिए थोड़े ज़्यादा पैसे लगेंगे। दोस्तों, अमेरिका के इस डबल स्टैंडर्ड पे हम फिर से आएंगे, पर उससे पहले हम यूरोप और पर्टिकुलरली फ्रांस के क्यूरियस केस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि फ्रांस की डिपेंडेंस रशियन गैस सप्लाई में बहुत ज़्यादा नहीं थी। वहीं अगर आप फिनलैंड, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, लातविया, इन सबको देखेंगे तो आप पाएंगे कि रशिया से गैस सप्लाईज बंद होने पर इन कंट्रीज का नुकसान फ्रांस से कहीं ज़्यादा हुआ है, क्योंकि फ्रांस अपनी एनर्जी नीड्स के लिए न्यूक्लियर एनर्जी पर काफ़ी ज़्यादा रिलाई करता है। अबाउट टू 70 to 80% न्यूक्लियर एनर्जी कंट्रीब्यूट करती है फ्रांस के एनर्जी सोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में। पर बावजूद इसके इन सारे देशों से हटके फ्रांस इस क्राइसिस में एंड इन जनरल भी नेटो का एक क्रिटिकल एलाई माना जाता है। ऐसा क्यों? उसको समझने के लिए हमें ईसीटी यानी एनर्जी चार्टर ट्रीटी को समझना होगा। दोस्तों, ये ट्रीटी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि 1994 में सेटअप करी गई थी और 1998 में फोर्स में आई थी। ये एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है। इसका मेन पर्पस कोल्ड वॉर के बाद एनर्जी सेक्टर में मल्टीलेटरल कोऑपरेशन को बढ़ाना था। इसमें यूरोप समेत एशिया और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी सिग्नेटरी हैं। पर ये हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल ट्रीटी रही है, क्योंकि ये ट्रीटी फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स और फर्म्स को अलाउ करती हैं कि आप किसी भी गवर्नमेंट को सू कर सकते हो अगर उनकी पॉलिसीज की वजह से आपके रिटर्न्स को नुकसान पहुंचता है, और इनडायरेक्टली ये गवर्नमेंट पॉलिसीज का कंट्रोल कंपनीज के हाथ में देना हुआ। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना कि एक कंपनी अगर गवर्नमेंट को सू कर भी देती है तो इससे ज्यादा से ज्यादा क्या ही नुकसान होगा, बट जस्ट टू मेंशन, यूरोपियन कंट्रीज ने मिलियंस ऑफ यूरोज लूज किए हैं एज अ कॉम्पनसेशन इस ट्रीटी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इसी साल अगस्त में इटली, जो कि ईसीटी का एक सिग्नेटरी था, उसने यूके की ऑयल फर्म रॉक हॉपर के ऊपर ऑफशोर ड्रिलिंग बैन लगा दिया था, जिसके बाद रॉक हॉपर ने इटालियन गवर्नमेंट को सू किया और फिर इटली को यूके बेस्ड फर्म को 210 मिलियन यूरोज एज अ कॉम्पनसेशन अमाउंट देना पड़ा, जिसके बाद इटली ने भी इस ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया। फ्रांस और इटली के बाद स्पेन और नेदरलैंड्स ने भी सिमिलर प्लान्स अनाउंस कर दिए हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली जर्मनी इज आल्सो गोइंग टू फॉलो द सेम ट्रेंड। ईसीटी को छोड़ने से पीछे इन कॉम्पनसेशंस के अलावा दो और इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, और वो ये कि यूरोप के पेरिस एग्रीमेंट को लेके काफी सीरियस और एस्पिरेशनल कमिटमेंट्स हैं, और उसकी ऐसी प्लेजेस के साथ ईसीटी सिग्नेटरी बने रहना यूरोप के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। और एक कारण और है जो यूरोपियन कंट्रीज को ईसीटी से बाहर ला रहा है, और वो ये कि यूरोप एज अ ब्लॉक
अब फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से शिफ्ट होना चाहता है। ये प्रोसेस पहले काफी स्लो थी, पर यूक्रेन क्राइसिस के बाद इस ट्रांजिशन ने एक अनबैलेंस्ड एक्सेलरेशन देखा है और ईसीटी कहीं ना कहीं इस ट्रांजिशन की स्पीड को स्लो कर रही थी। इस ट्रांजिशन के पीछे का सिर्फ एक कारण रशिया यूक्रेन वॉर ही नहीं है, बल्कि यूरोप की एवरलास्टिंग एनर्जी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। दोस्तों, फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जैसे कि ऑयल, कोल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा के साथ प्रॉब्लम यह है कि आप अपने टेक या फिर अपने पैसे को यूज करके फॉसिल फ्यूल्स क्रिएट नहीं कर सकते। ये लिमिटेड है और लिमिटेड देशों के पास ही है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि यूरोप के पास बहुत ही लिमिटेड एक्सेस है इन नेचुरल गैस रिजर्व्स का, और इसीलिए यूरोप सिर्फ एनर्जी इंपोर्ट के सोर्सेस को डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहता, बल्कि अपने एनर्जी सोर्सेस के फॉर्म को ही चेंज करना चाहता है। और करेंटली यूरोप फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि विंड, हाइड्रो, सोलार एंड इवन न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भी शिफ्ट होना चाहता है। पर यह प्रोसेस काफी स्लो है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़े न्यूक्लियर यूनिट को सेटअप करने के लिए 5 से 10 साल का टाइम लगता है। अगर आप विंड और हाइड्रो पावर की तरफ जाना चाहते हैं तो उस केस में आपके पास फेवरेबल कंडीशंस के साथ साथ मल्टीपल सेटअप्स होने चाहिए, क्योंकि एक हाइड्रो या फिर विंड एनर्जी यूनिट इनफ पावर जनरेट नहीं कर सकती। पर हुआ ये कि इस वॉर की वजह से यूरोप के एनर्जी सेक्टर में एक डिजास्टर्स अनस्टेबिलिटी आ गई, और जो टाइम नीडेड था इस ट्रांजिशन के लिए, वो ब्रीदिंग स्पेस यूरोप को नहीं मिल पाया। हालांकि फ्रांस इस पूरे सिनेरियो में एक एडवांटेज एंजॉय करता है, और वो इसीलिए क्योंकि वो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर के मामले में एक हेजेमनी एंजॉय करता है। भले ही यूएसए पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करता हो, पर फ्रांस सबसे ज्यादा न्यूक्लियर इंटेंसिव कंट्री है। मतलब उसके एनर्जी प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा परसेंटेज न्यूक्लियर एनर्जी से आता है, जो कि 70 to 80% के बीच में वेरी करता है, जिसकी वजह से वो ना सिर्फ खुद एनर्जी सफिशिएंट है, बल्कि अपने पड़ोसी देशों को भी एनर्जी एक्सपोर्ट करता था। पर करता था क्यों? अभी क्या हुआ? दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। एंड वेल, डेज आर नॉट लुकिंग सो ब्राइट फॉर फ्रांस एज वेल। फ्रांस के पास 56 न्यूक्लियर रिएक्टर्स की फ्लीट है, जिसे स्टेट ओन्ड कंपनी इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस यानी कि ईडीएफ के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। पर इन 56 रिएक्टर्स में आधे रिएक्टर्स को बंद करना पड़ गया है कोरोजन प्रॉब्लम्स, मेंटेनेंस और टेक्निकल इश्यूज की वजह से। इसका एक मेजर कारण रिसेंटली यूरोप में पड़ने वाली गर्मी और एक्सट्रीम हीट वेव्स हैं, और साथ ही कोविड की वजह से रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क में भी काफी डिले हुआ है, और उसकी वजह से फ्रेंच पावर आउटपुट अपने 30 साल के लो पर है। और ये तब हो रहा है जब यूरोप भी एक वंस इन अ डिकेड क्राइसिस से जूझ रहा है। एंड फ्रांस इज फ्यूरियस अबाउट दिस थिंग, क्योंकि फ्रांस एक ऐसी क्राइसिस को झेल रहा है जिसमें ना उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, ना उसके आफ्टर इफेक्ट से उसको फर्क पड़ना चाहिए था, पर पड़ रहा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उसके रिएक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। और जब फ्रांस या कहूं यूरोप एक ट्रू अलाई के तौर पे यूएसए के पास जाता है, तो यूएसए हर एक पॉसिबल चांस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है इकोनॉमिकल गेन्स के लिए। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी दोस्तों हम देख लेते हैं यूएसए के इस गेम को और स्ट्रांगली समझने के लिए। यूएसए आज से 1 साल पहले तक यूरोप को अपने एलएनजी एक्सपोर्ट्स का सिर्फ 20% भेजा करता था, जो कि अब बढ़कर 60% हो गया है। यूरोप को भेजे गए एलएनजी के एक सिंगल शिपमेंट में यूएसए की एनर्जी कंपनीज $200 मिलियन का प्रॉफिट बुक कर रही हैं। दोस्तों, अगर हम एवरेज प्राइस की बात करें तो यूएसए की एनर्जी कंपनीज $60 मिलियन में एक बड़े शिप को भर के अटलांटिक ओशन के अक्रॉस यानी यूरोप में भेज सकती हैं, जो कि आज $275 मिलियन में यूरोप तक पहुंच रहा है। आप इस ग्राफ की मदद से देख सकते हैं कि इस वॉर के स्टार्ट होने के बाद से कैसे यूएसए ने अपने एलएनजी एक्सपोर्टिंग के रीजन्स में एक ड्रास्टिक चेंज करा टू बुक मैक्सिमम प्रॉफिट्स। और ये चीज सिर्फ एनर्जी के साथ नहीं हो रही है। अगर आप ग्लोबल आर्म्स ट्रेड को देखेंगे तो ग्लोबली 2012 से 16 के कंपैरिजन में 2017 से 21 में 4.6% की गिरावट देखने को मिली है। बावजूद इस गिरावट के यूएसए के आर्म्स एक्सपोर्ट में सब्सटेंशियल राइज देखने को मिला है। इस पीरियड में यूरोप ने 19%, ईस्ट एशिया ने 20% और ऑस्ट्रेलिया ने 69% ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट किए हैं। यूरोप की तरफ से सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे और नेदरलैंड्स थे। और दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। आप देखेंगे आने वाले डिकेड्स में ये इंक्रीमेंट नंबर 50 to 100% तक बढ़ेगा, और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा यूएसए के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स का होगा। और इंपोर्टर कंट्रीज मेनली वो होंगे जो अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को अपनी खुद की इंडस्ट्रीज से पूरा नहीं कर पाते, या फिर वो देश जो वॉर प्रोन एरियाज और बॉर्डर के बहुत पास होंगे और अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के डर से यूएसए से महंगे दामों में ओवर परचेजिंग करेंगे।
दोस्तों अभी तक हमने बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट सेट करे। फ्रांस को देखा, एनर्जी चार्टर ट्रीटी को देखा, यूरोप के शिफ्ट होते एनर्जी इंटरेस्ट को देखा और कुछ डेटा की मदद से यूएसए के इंटरेस्ट को इस वॉर में समझा। पर बिगर पिक्चर क्या है? यूरोप के साथ आखिर हो क्या रहा है? और जो हो रहा है क्या वो सही है या फिर गलत? दोस्तों यूरोप फंसा हुआ है और इसकी शुरुआत किसी वॉर या क्राइसिस से नहीं हुई, बल्कि इसकी शुरुआत नेटो के बनने के साथ ही हो गई थी। नेटो बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आफ्टरमैथ को ध्यान में रखते हुए और इसका मेन पर्पस यूरोप में पीस स्थापित करना और अपने मेंबर्स के फ्रीडम को इंश्योर करना था। और ये सब मेनली हो रहा था उस समय सोवियत यूनियन के द्वारा पोस्ट किए जाने वाले थ्रेट को काउंटर करने के लिए। ये बात थी 1949 की। चीजें आगे बढ़ती हैं, यूरोप स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ता है और नेटो के बनने के पीछे का मेन आइडिया यानी कि यूएसएसआर 1991 में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। पर नेटो के मेंबर्स फिर भी लगातार बढ़ते जाते हैं। यूएसएसआर का थ्रेट अब रशिया के थ्रेट से रिप्लेस हो जाता है। नेटो और बड़ा हो जाता है, पर जैसे जैसे नेटो का इन्वॉल्वमेंट यूरोप में बढ़ता गया वैसे वैसे यूरोप की डिपेंडेंस अपनी सिक्योरिटी के लिए अंकल सैम पे बढ़ती गई। आज हालात ये हैं कि अगर आप पेपर्स पे यूरोप और रशिया को कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियर विनर यूरोप तो मिलेगा। जैसे कि नेटो के यूरोपियन मेंबर्स की जीडीपी 15 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है, वहीं रशिया की 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास। नेटो के यूरोपियन मेंबर्स 300 to 400% हर साल रशिया से ज्यादा स्पेंड करते हैं डिफेंस के अंदर। अगर वॉर सिचुएशन को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ फ्रांस और जर्मनी ही कंबाइंड रशिया से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं डिफेंस के अंदर, जबकि रशिया के डिफेंस के फोकस पॉइंट्स बहुत सारे हैं एज कंपेयर टू यूरोपियन डिफेंस। जैसे कि रशिया को बाउंड्रीज के अलावा फार ईस्ट, लार्ज न्यूक्लियर आर्सनल और सीरिया जैसी जगहों पे भी फोकस करना पड़ता है। इसके बावजूद ये कहना मुश्किल है कि यूएसए के बिना यूरोप रशिया को कंटेन कर पाएगा और इसके बहुत से रीजंस हैं। पर उसके पहले हमें यह समझना होगा कि यूरोप की यह स्थिति हुई कैसे। दोस्तों यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद यूरोप के पास कोई मेजर कन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट था नहीं और इसी वजह से यूरोप पॉलिसी मेकर्स का ध्यान कन्वेंशनल थ्रेट से शिफ्ट होकर अगले 2 डिकेड्स तक दूसरे थ्रेट्स पे रहा, जैसे कि टेररिज्म, इंस्टेबिलिटी इन द मेडिटेरेनियन एरिया, माइग्रेशन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेकर कंसर्न और दूसरे फील्ड स्टेट्स के ऊपर भी यूरोप का फोकस रहा। और यूरोप की आंखें फाइनली तब खुली जब 2014 में रशिया ने क्राइमिया का एनेक्सेशन किया, पर बावजूद उसके यूरोप एक साथ नहीं आ पाया। देखिए यूरोप के लिए एक फेज यूज होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक कैकोफनी। कैकोफनी का मतलब होता है अनप्लीजेंट मल्टीपल साउंड्स, नॉइज, और यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है यूरोप के अंदर एक यूनिफाइड स्ट्रैटेजी, थ्रेट परसेप्शन और एम की कमी है और उसकी जगह मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स एंड नॉइजेस हैं यूरोप के अंदर। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि यूरोप में बहुत कम ऐसे देश थे जो इस वॉर से पहले रशिया को सबसे बड़ा थ्रेट मानते थे। इवन जो मानते भी थे उसमें से ज्यादातर छोटे यूरोपियन देश थे जो रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करते थे, जैसे कि एस्टोनिया, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया एंड पोलैंड। अब इसकी वजह से हुआ ये कि यूरोप के डिफेंस में कुछ मेजर डिफिशियंसीज रह गई जिनको यूएसए पूरा करता है। और अगर मैं ये कहूं कि यूएसए यूरोप का मेन सिक्योरिटी प्रोवाइडर है तो ये बात गलत नहीं होगी। पर आखिर ये डिफिशियंसीज हैं क्या? दोस्तों अगर आप यूरोप की 5 लार्जेस्ट इकोनॉमीज को देखेंगे ना, जिसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली आते हैं, तो उसमें से ज्यादातर वेस्टर्न और सदर्न यूरोप में लोकेटेड है। इसका मतलब है कि रशिया से इनकी दूरी काफी ज्यादा है और इसी वजह से इन इकोनॉमीज का फोकस टेरिटोरियल डिफेंस पे रहा ही नहीं है। टेरिटोरियल डिफेंस के 3 कोर मिलिट्री सिस्टम होते हैं, मेन बैटल टैंक्स, आर्म्ड पर्सनल कैरियर और आर्टिलरी। और जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 1990 से 2020 के बीच यूरोप में इनके नंबर्स में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिससे पता चलता है कि यूरोप का की कंसर्न कभी रशिया रहा ही नहीं। एटलीस्ट रिसोर्सफुल और वेल्दी यूरोप का तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा यूरोपियन मिलिट्रीज वॉर रेडी भी नहीं है। 2018 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्पेयर पार्ट की कमी की वजह से जर्मनी के केवल 39% लेपर्ड 2 टैंक यूज किए जा सकते थे, 6 सबमरीन्स अनअवेलेबल थी, केवल 1/4 प्यूमा इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स ऑपरेशनल थे। और दोस्तों एक बार को अगर हम मान भी लेते हैं कि यूरोप इस शॉर्टफॉल को प्रॉपर डिफेंस स्पेंडिंग के जरिए मैनेज कर भी लेता है, तो बावजूद उसके यूरोप के पास उससे भी बड़ा चैलेंज है और वो है इन मॉडर्न वेपन सिस्टम का डिप्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट। आपने C4ISR का नाम सुना होगा, जिसका मतलब है C4 यानी कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स। I का मतलब है इंटेलिजेंस,
S का मतलब है सर्वेलेंस और R का मतलब है रिकॉनिशंस। C4ISR को दोस्तों मॉडर्न मिलिट्रीज का नर्वस सिस्टम माना जाता है। ये दुश्मन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, फिर उस इन्फो को प्रोसेस करता है, जिसको यूज करके एक मिलिट्री इफेक्टिव प्लान्स बनाती है और अपने वेपन्स को डिप्लॉय करती है। और यूरोप हेवली रिलाई करता है यूनाइटेड स्टेट्स के C4ISR कैपेसिटी के ऊपर। और अगर यूरोप खुद की C4ISR कैपेसिटी को डेवलप करना चाहता है तो उस केस में ये एक लंबा वक्त लेगा और रशिया जैसे देश के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा वॉइड है। तो अगर कंक्लूजन के तौर पे कहूं तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास यूरोपियन डिफेंस का नर्वस सिस्टम है। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत से फ्रंट्स हैं जहां पे यूरोपियन डिफेंस फेल करता है, पर मैं एक वीडियो अलग से बनाना चाहता हूं जहां मैं डिस्कस करूंगा कि क्या यूरोप को नेटो छोड़ देना चाहिए। वहां पे हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, पर फिलहाल के लिए हमें यह समझना है कि यूरोप यूएसए के बिना अपनी सिक्योरिटी हैंडल नहीं कर सकता और इस डिपेंडेंसी की वजह से नेटो यूरोप का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि नेटो यूएसए का एक टूल भी है यूरोप में अपनी हेजेमनी बनाए रखने का और रशिया को काउंटर करने का। हिस्ट्री में ऐसे बहुत से ऐसे इवेंट्स थे जहां पे यूरोप के पार्टिसिपेशन की कोई नीड नहीं थी, पर नेटो में पार्टिसिपेशन की वजह से उसको वो वॉर्स लड़ने पड़े, उसको इन पीस मिशंस में जाना पड़ा जिसने उसके खुद के पीस को बिगाड़ दिया। और जब इन सारे डेवलपमेंट्स के बाद यूरोप में खुद क्राइसिस आई, तब यूएसए ने उसकी सिक्योरिटी की इनसिक्योरिटी को यूज करके बिजनेस किया, जो कि गलत नहीं है। पर गलत यह है कि इस पूरे सेटअप को यूएसए ने खुद प्लान किया है। यूएसए नहीं चाहता कि यूरोप का डिफेंस स्ट्रांग हो और यूएसए के बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकर्स इस बात को बोल चुके हैं कि यूरोपियन यूनियन का एक ऑटोनॉमस डिफेंस स्ट्रक्चर नेटो की इफेक्टिविटी को खत्म कर देगा। दोस्तों सिक्योरिटी इंटरेस्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हमेशा ओवरशैडो कर देते हैं। यूरोप ये तो अफोर्ड कर लेगा कि यूएसए उसको महंगे दामों में गैस बेच रहा है, उसको वेपन्स बेच रहा है, पर यूरोप रशिया से डरता है, यूरोप वॉर से डरता है, यूरोप अपनी सोवर्निटी छिन जाने से डरता है। पर यूरोपियन लीडर्स को आज इस सवाल को खुद से पूछना होगा कि अनचाहे कॉन्फ्लिक्ट्स में खुद को इन्वॉल्व करना, खुद की इकोनॉमी को किसी दूसरे के इंटरेस्ट के लिए धराशाही कर लेना, अपने देश के लोगों को प्रोटेस्ट की आग में झोंक देना और खुद के डिफेंस कैपेबिलिटीज को अंकल सैम की उंगलियां पकड़ा देना, क्या यह सोवर्निटी का हनन नहीं है? यूएसए बाय डीएनए बिजनेसमैन है, दे विल डू बिजनेस, देयर मेन पर्पस इज बिजनेस। और यूरोप को यह बात बहुत जल्दी समझ में आने वाली है। कहानी दोस्तों और भी लंबी है, पर अब बात किसी और पॉडकास्ट या फिर किसी वीडियो में करेंगे। आपके कुछ सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस मुद्दे पे आपके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं वो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट का मकसद ही यही है कि हम दोनों एक दूसरे से काफी कुछ सीख पाएं। पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों स्टडी IQ IAS में साल की सबसे बड़ी बिग दिवाली सेल शुरू हो गई है, जो 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक चलेगी। और इसीलिए आपके सपनों के दियों को जलाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। आपको बता दूं कि स्टडी IQ का लास्ट यूपीएससी फाउंडेशनल बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें एडमिशन की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। दोस्तों भारत के सबसे बेहतरीन यूपीएससी फाउंडेशनल बैच में आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव डिलीवर किया जाएगा। 1-to-1 मेंटोरशिप से आपके डाउट्स को ऑन द स्पॉट क्लियर किया जाएगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ ग्रुप मेंटोरशिप और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ 17,499 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। लेकिन ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के लिए वैलिड है, बिग दिवाली सेल के अंडर। और दोस्तों सिर्फ फाउंडेशनल बैच ही नहीं, बल्कि ऑप्शनल बैचेस में भी आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलेगा मात्र 10,000 रुपीज में। एंड जस्ट टू मेंशन, हिस्ट्री, PSIR, सोशियोलॉजी और जियोग्राफी के बैचेस शुरू होने वाले हैं। तो इस दिवाली में आप अपनी यूपीएससी की तैयारी में छाए हुए अंधकार को भारत के सबसे बेहतरीन फाउंडेशनल और ऑप्शनल बैचेस की मदद से हटा सकते हैं। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। हिंदी में यूपीएससी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।